जोशीमठ की बहुत दिन से कोई खबर आई नहीं है। तमाम बड़े मुद्दे हैं हमारे पास जिन पे खबरें आ रही हैं, लेकिन जोशीमठ इन दिनों गायब है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ सब ठीक हो गया है। दरारें अभी भी हैं, लोगों का जीवन अभी भी वहाँ पर अस्त व्यस्त है। एक बड़ा अपडेट जोशीमठ से इस बीच ये आया है कि लोगों को जो वहाँ से विस्थापित हैं उनको मुआवजा देने के लिए सरकार ने एक कदम बढ़ाया है। मुआवजे की दरें तय की हैं, जिसकी मोटा मोटी जानकारी हम आपको दे देते हैं। जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, जो रिहायशी इमारतें हैं, वहाँ मुआवजा होगा 31,201 रुपये से लेकर 36,527 रुपये तक। इसमें अलग अलग स्लैब हैं, अलग अलग तरह से बटा हुआ है। जो लोड बियरिंग इमारतें हैं उसके लिए मुआवजा 31,201 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर होगा, और जो आरसीसी स्ट्रक्चर हैं उसके लिए 36,527 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर होगा। इसको आसान भाषा में समझाते हैं। लोड बियरिंग स्ट्रक्चर मतलब नींव पर बने मकान, और आरसीसी स्ट्रक्चर मतलब पिलर पर बने मकान। हम मोटा माटी इसी तरह से इमारतों को समझते हैं। इसके लिए ये स्लैब है जो मुआवजा मिलेगा। इसके बाद आती है कमर्शियल इमारतों की बात। कमर्शियल के लिए ये रेंज है 39,182 रुपये से लेकर करीब करीब 46,000 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर तक। यानी सरकार ने यह तय कर दिया है कि इस आधार पर लोगों को आगे मुआवजा दिया जाएगा। हमारे साथ हैं हमारे सीनियर राकेश सर, जो उत्तराखंड से ही हैं, जो करीब एक मोटा लंबा समय वहाँ बिता कर आए हैं जब वहाँ पर संकट गहराया था, दरारें आई थी। ये मुआवजे को आप किस चश्मे से देख रहे हैं सर? ये जो मुआवजा है, मोटे तौर पे ये मुआवजा अगर हम मैदानी इससे देखें तो ये बहुत ठीक ठाक सा लग रहा है। लेकिन अगर हम इसकी बारीकी से इसको जो भी मतलब जो सरकार का जो आदेश है इसको इसके नज़रिए से इसको देखेंगे या इसको बारीकी से देखेंगे तो, क्योंकि मेरी वहाँ जो लोगों से भी बात हो रही थी कि वो मुआवजा जो है वो कितना खुश है, तो वो ये कह रहे थे कि सरकार ने मतलब जितना कम हो सके उतना कम देने की इसमें कोशिश की थी। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों, मतलब ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? तो दरअसल इस मुआवजे के भी एक ब्रेकअप है। तो दरअसल सबसे बड़ा सवाल ये भी है इसमें कि जैसे पहाड़ों में आमतौर पे बड़े घर होते हैं, तो इसमें जो ये आदेश है इसमें ये कि 50 वर्ग मीटर के घर के लिए आवास मिलेगा। मान लीजिए किसी का मकान पूरी तरह से अगर खत्म हो गया तो उसको 50 वर्ग मीटर का मिलेगा, 25 वर्ग मीटर जो है उसके पशु जो है गौशाला के लिए मिलेगा। तो उस लिहाज से ये बहुत कम है। और दूसरी चीज़ इसमें ये दूसरा सवाल है, मुआवजे वाली बात पे भी मैं आऊँगा कि विस्थापन की आप ये ज़मीन आप देंगे कहाँ, ये जो मिलेगा ये इस पे बाद में बात आते हैं। दूसरी चीज़ ये कि इसके ब्रेकअप्स हैं। जैसे इस मुआवजे में ये है कि जैसे पहले 5 और 15 लाख का जो अलग अलग स्लैब्स हैं, इसमें एक स्लैब है 5 से 15 लाख की। इसमें जो दरें तय की गई हैं, जो इसमें ये की गई हैं मकान की उम्र के हिसाब से। जैसे किसी का अगर 20 साल पुराना मकान है तो उसको उस रेट पे, जिस रेट पे मतलब मकान नहीं मिलेगा, उसकी उम्र से उसकी जो है उसकी मकान की कीमत कम हो जाएगी। तो क्योंकि अगर कोई नया मकान बनाता है तो उसको कीमत तो अभी के हिसाब से पड़ेगी, क्योंकि अभी के हिसाब से, लेकिन उस जो नीति है उसके हिसाब से जो है उम्र के हिसाब से उम्र उस मकान की भी कीमत तय करेगी। तो इसमें जो स्लैब है, जैसे 5 से 15 लाख अगर किसी के मकान की कीमत है तो पहले 5 लाख रुपए उसको 100% मिलेंगे, 5 लाख मिलेगा। बाकी की जो ऊपर की कीमत है उसका 40% मिलेगा। ऐसे एक और स्लैब है कि 15 से 30 लाख अगर किसी की मकान की कीमत है तो उसका 15 लाख जो है उस पर 9 लाख मिलेंगे उसके, और उसके ऊपर से जो है 15 लाख के ऊपर की जो 15 लाख बचता है उसका 30% जो है उस पर उसको वो मिलेगा। इसीलिए 30 से 50 लाख के ऊपर अगर किसी के मकान की कीमत 30 से 50 लाख के बीच है तो पहले 30 लाख पर उसको 13.5 लाख मिलेगा, और उसके ऊपर यानी जो बाकी 20 लाख बचा है उसका 20% मिलेगा, जो आमतौर पे जो है 13.5-14 लाख के आसपास उसको। तो जो मेरी बात हो रही थी वहाँ लोगों से, तो उन्होंने मुझे ये ब्रेकअप बताया, और वो उस चीज़ को लेके ये कह रहे थे कि बहुत थोड़ा है, ये बहुत थोड़ा और बहुत पेचीदा सा, बहुत पेचीदा भी है। मतलब ये कुछ बिल्कुल इनकम टैक्स का मसला हो गया है जो आम लोगों की समझ से परे है। हमें यहाँ ये समझना होगा कि जोशीमठ में जो लोग रह रहे हैं वो, उनका कभी इन सब चीज़ों से वास्ता नहीं पड़ा है। वो नहीं समझते कि, या हम आप नहीं समझते कि मुआवजा किस तरह से मिलता है, बिल्कुल इसमें कितना समय लगता है, हम किस तरह उसके पात्र होंगे तो हमको क्या प्रक्रिया अपनानी है। ये ऐसे छोटे छोटे चैलेंजेस हैं
जो वहां अब लोगों को फेस करने हैं, जिन्होंने जीवन में कभी नहीं सोचा होगा कि हमें कभी मुआवजे के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल, और उसमें भी बड़ी चीज़ ये है कि एक मान लीजिए मुआवजे का एक आने वाले दिनों में इसका कुछ बेहतर सेटलमेंट हो जाता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहाँ मूल निवासी हैं, जिनके वहाँ पर जैसे मैं वहाँ था तो उन लोगों से मेरी बातचीत होती थी, तो वो लोग उस चीज़ के लोग एक बेचैनी दिखाई देती थी कि भाई ठीक है, अगर हमें विस्थापन तो कर देंगे आप दूसरी जगह पे, लेकिन इतना कुछ वहाँ पर उनका संसार फैला हुआ है कि आप मान लीजिए कोई किसी का पशुपालन से किसने गाय पाली हुई, दो उससे उसका पूरा चल रहा है, नीचे जंगल है तो पूरी व्यवस्था चल रही है, किसी की यात्रा मार्ग पे है जोशीमठ तो किसी की छोटी सी दुकान है उससे उसका व्यापार चल रहा है। तो ये भी है कि भाई अगर आप मान लीजिए कुछ लोग विस्थापित होते हैं, दूसरा जमीनें लोगों की इधर उधर फैली हुई हैं, और मान लीजिए जोशीमठ से बाहर वो विस्थापित उनको कहीं पर दे दिया जाता है, 50 मीटर का टुकड़ा दे दिया आपने, 25 मीटर का गौशाला के लिए भी दे दिया आपने, तो वो कैसे मैनेज होगा, मतलब उनका जीवन किस तरह से वो पटरी पे आएगा। तो एक बड़ा सवाल ये भी मतलब वहाँ पर है लोगों के सामने। बिल्कुल सर, मतलब मैं आपकी बात में यही ऐड करना चाहूँगा कि हम ये नहीं कह रहे कि सरकार जो प्रयास कर रही है वो काफ़ी है या ना काफ़ी है, वो तो अब आगे पता चलेगा, लोग वहाँ के बताएंगे या अलग अलग रिपोर्ट्स हमारे सामने आएंगी। लेकिन जो चैलेंजेस हैं जो इस वक्त सामने नहीं आ रहे हैं, तमाम पिछले समय से जोशीमठ की खबरें लगातार गायब सी होती जा रही हैं, ऐसा लग रहा है मानो जोशीमठ में सब अच्छा हो रहा है, जबकि 4 दिन पहले की खबर है कि वहां दरारें अभी भी बढ़ रही हैं। बहुत ये खबर है कि वहां अर्थक्वेक का खतरा है। अर्थक्वेक का तो ये चैलेंजेस है, खतरा है। और जो रिपोर्ट कहती है कि तुर्की से भी जो जैसा भूकंप वहां पर उसका खतरा है, और जो पिछले दिनों मैं लगातार हम इस पे नज़र बनाए रखते हैं वहाँ। तो दूसरी चीज़ ये कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस समय क्या हो रहा था कि जिस वक्त जोशीमठ में जब दरारें बढ़ रही थी तो उस वक्त तो पूरा मीडिया का वहाँ जमावड़ा हो गया, सबने दिखाया सबकी, लेकिन अचानक क्या हो गया कि एकदम सीन से वो गायब हो गया। लेकिन स्थिति अब ज़्यादा भयावह है। जो सिंगधार वो जो उसका वार्ड है, मतलब उस वार्ड में मैं गया, मैं वहाँ 2 दिन घूमता रहा उस पूरे वार्ड में। कौन सा वार्ड? सिंगधार। ये कहाँ पर है सर? ये जोशीमठ से जो सड़क है उसके नीचे सिंहदार पड़ता है। जैसे 7 मतलब 9 वार्ड है वहाँ पर, 7 वार्ड जो है इस दरारों से ज्यादा प्रभावित हैं। उसमें अच्छा। सिंहदार भी एक वार्ड है। जो जोशीमठ का जो मेन बाजार है उसके अगर आप कहें कि जैसे आप जोशीमठ में घुसते हैं तो उसके नीचे पूरा सिंहदार के इलाका पड़ता है। और ये सबसे प्रभावित वार्ड में सबसे प्रभावित इस समय जो सबसे अगर किसी पे सबसे बुरी बीत रही है तो सिंहदार का इलाका है। वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर है जो कभी भी नीचे खिसक सकता है। तो उसके नीचे इतने सारे घर हैं, तो उस शिला को रोकने के लिए ट्रीटमेंट के लिए कोशिशें चल रही हैं। वहाँ दरारें उस इलाके में लगातार बढ़ रही हैं। सिंहदार के ये एक राकेश लाल थे, मेरी भी सुबह उनसे बात हो रही थी। जब मैं वहाँ था तो उनसे लगातार मेरी बात होती रहती थी। तो वही मुझे कई जगह अपने उन्होंने पूरा सिंहदार का इलाका मुझे दिखाया उसमें। तो वो बता रहे थे कि मतलब किस तरह से वहाँ पर लोगों में डर है उस चीज़ को लेकर के। दूसरी स्थिति आप ये देखिए कि अब लोगों का अपना जीवन भी चलाना है, क्योंकि वहाँ पर पशुपालन है, बहुत से लोगों का पशुपालन से जीवन चल रहा है, कुछ बहुत थोड़ी खेती बाड़ी है। तो अब लोग होटलों में रह रहे हैं। यही मतलब मैं 7 जनवरी को वहाँ था, तो उस तब से लेकर के अब तक लोग होटलों में हैं। उनके पशु उनके घर पे हैं जो एकदम खाली वीरान पड़े हुए हैं। तो लोग क्या करते हैं, उनका जीवन समझिए आपकी, मान लीजिए आधा किलोमीटर ऊपर होटल में रह रहे हैं लोग, ठीक है। सुबह मतलब फिर नीचे घर आना है, फिर वो करना है, जो करना है, जो भी मतलब पशुपाल लाना है, चारा लाना है, फिर होटल में जाके। तो एक जीवन का संघर्ष ना कितना मतलब खींच रहा है वो। तो वो सब चीजें मतलब उसको अननोटिस सी हैं, मतलब उसको उस चीज पे भी संघर्ष है। और ये ऐसे संघर्ष हैं जो हम सोच भी नहीं सकते किस सीमा तक हैं। ये फरवरी का महीना है, मार्च आने वाला है, बच्चों की परीक्षाएं हैं अलग अलग। अब लोगों को ये नहीं समझ आ रहा कि वो शेल्टर कैंप में रह के कैसे बच्चों को पढ़ाएं तो स्कूल में दरार है, कहाँ परीक्षाएं होंगी, क्या ये साल बर्बाद हो जाएगा। अभी जैसा हम लोग जिक्र भी कर रहे थे, एक महिला की मैंने आप बीती कहीं पढ़ रहा था, तो उनका ये कहना है कि उनका घर था जोशीमठ में, उस पर 25 लाख 26 लाख रुपए का होम लोन है। बिल्कुल ठीक बात है कि सरकार सबको बसा देगी, ठीक बात है कि सबको मुआवजा मिल जाएगा, साल 2 साल में पुनर्वास हो जाएगा होपफुली, लेकिन उनके सामने फिलहाल संकट अगली किश्त का है। अगली किश्तें कहाँ से जाएंगी, कहाँ से, क्योंकि अब मान लीजिए इसका भी असर पड़ेगा। मान लीजिए अगर यहाँ पर भी, क्योंकि ये वाला जो सीजन शुरू होगा, अभी बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे,
अप्रैल से चार धाम यात्रा है। हाँ, चार धाम यात्रा शुरू होगी। और तो ये वाला जो सीज़न होता है, ये साल भर की कमाई का सीज़न होता है वहाँ पर। जो अगर यात्रा मार्ग के जितने होटल हैं या जिसकी छोटी दुकान है, तो इस पे असर रहेगा। क्योंकि हालांकि किस तरह से इस पे असर रहता है वो तो, लेकिन लोगों का, क्योंकि अब सब लोग बिखरे पड़े हैं ना, तो इस चीज़ पे एक असर रहेगा। मान लीजिए अगर सरकार, क्योंकि दरारें सड़कों पे भी हैं और लोग कम आते हैं, तो उसका एक असर वहाँ पर रहेगा। तो उस चीज़ का भी है, बच्चों की पढ़ाई है, अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो होटल में रह करके आप सोचिए कि आपको किसी होटल में आदमी 3 महीने से पढ़ा है कोई, तो वो किस मेंटल लेवल पे उनके क्या मानसिक स्थिति होगी, किस तरह से वो पढ़ाई कर रहे हो, किस तरह से तैयारी कर रहे हो। तो वो सब चीज़ें जो आमतौर पे दिखती नहीं है, लेकिन उसके पीछे की एक साइकोलॉजी जो है वो सब, मतलब एक लड़की थी वहाँ पर, जो मुझे, जो BA जिसका चल रहा था, तो उसके एग्ज़ाम अभी होने वाले होंगे जोशीमठ में ही। जब मैं था मिला उनसे, तो वो बता रही थी, हमारे लाइव में भी वो जुड़ी, उसमें बता रही थी कि हम तो, मतलब माँ बाप परेशान होते हैं, हम तो कुछ उनको जाहिर भी नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर हम जाहिर करेंगे तो वो और टूट जाएंगे। तो वो स्थितियां हैं। मुझे याद है आप जब जोशीमठ गए थे तो वहाँ से एक वीडियो भी आपने भेजा था, जो हमने हमारे YouTube चैनल पे है भी, कि एक घर है जोशीमठ का जिसमें 2 बहुएं हैं, एक बूढ़ी सास है। सास के सामने कोई सिर्फ इसलिए नहीं रो रहा है कि हम रो दिए तो इस बूढ़ी सास का क्या होगा। वो तो इतना दर्दनाक, मतलब उस दौरान मैं लगातार 2 दिन तक सुबह से लेके शाम तक और रात तक, देर रात तक मैं घूमता रहता था उन वार्ड्स में। हर एक की कहानी, और इतना मतलब दर्द में, इतना वो चीज़ अभी भी है। हम यहाँ हैं, मतलब बाकी मीडिया भी नहीं है वहाँ पर, तो वो चीज़ अभी भी है। इतना दर्द, मतलब वो तो इतना दर्दनाक था कि वो सास बीमार है। सोचिए, मतलब कल्पना कीजिए, सास बीमार है, 2 बहुएं हैं और घर छोड़ के जाना है सास ने, और उनकी बेटी ने बड़े अरमानों से वो घर बनाया, उसको टूट रहा है वो। और जब सास को उनका बेटा और बच्चों को ले गए, तो वो 2 जो देवरानी जेठानी दोनों घर में अकेली, फिर वो रो रही हैं, किस कदर रो रही हैं, बाप रे। तो वो जो दर्द है कि अब बोल भी रही हैं कि अगर हम अपनी सास के सामने रोते तो वो मर जाती। इसलिए हम छत पे जाके रो रही हैं वो दोनों महिलाएं, तो मतलब या आप इस दुआरे पे आके रो रही हैं। तो इस कदर, मतलब जो सीने में जो दर्द है, तो वो सब चीजें हैं वहाँ पर। यहाँ से आगे क्या रोड मैप होगा अब जोशीमठ का? क्या कॉम्पनसेशन पैकेज, जब आप वहाँ थे तो कोई ऐसी बात हुई लोगों से कि वो क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से? आर्थिक उम्मीद तो देखिए, एक जो ग्राउंड रियलिटी, राशन वगैरह तो लोगों को मिल रहा है, होटल में रहने को लेके कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक साइकोलॉजिकल चीज़ है कि कब तक ही इतना लंबा, ये कब तक खींचेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मान लीजिए कॉम्पनसेशन पैकेज आप ले आए, लेकिन आप लोगों को बसाएंगे कहाँ पर? तो ये सवाल ऐसे हैं जिनके कोई जवाब अभी सोचते हुए मुझे भी नहीं दिखाई देते। मैं लोगों से भी, वहाँ के जो लोग एक्टिविस्ट हैं जो वहाँ पे बातचीत करें, उनसे तो उसका कोई जवाब नहीं। भाई मान लीजिए आपने ले आए कि आप 50 वर्ग मीटर भी चलिए दे दोगे किसी को, लेकिन कहाँ और कैसे, और उन लोगों को कैसे बसाएंगे? उनका नया जीवन नए सिरे से वो किस तरह से शुरू करेंगे? उनको जो जमीन अगर मिलती है या जो भी व्यवस्था होती है वो जोशीमठ के आसपास हो, ताकि वो इकोसिस्टम उनका परिचय वाला है। हाँ, लेकिन समस्या ये भी है अभिषेक कि पहाड़ों में ऐसा, जैसे मैदान के हिसाब से पहाड़ थोड़ा अलग तरीके से होते हैं। तो जैसे जोशीमठ के बाद अगर किसी को बसाना होगा तो वहाँ से 15 किलोमीटर दूर होगा। ठीक है ना, वो होगा, और वहाँ भी उतनी लैंड नहीं। किसी को मान लीजिए आगे जाके कुछ बसाना होगा, मान लीजिए आप तपोवन वाले मार्ग पे ले गए किसी को, तो चलो वहाँ, तो ये स्थितियां। और मान लीजिए एक परिवार है, जैसे एक बुजुर्ग थे वहाँ पर जो आए थे वहाँ से लाता से, तो वो बता रहे थे कि किस तरह से ये हो जाएगा। मान लीजिए एक लाता जोशीमठ के पास है। हाँ, लाता जोशीमठ से जो लाता जोशीमठ से जो ये जो अपनी धौली निकलती है, तो इसी के किनारे है सीधे आगे जा करके। तो उनका यही कहना था कि इसमें रिश्ते किस तरह बिखर जाएंगे। मान लीजिए एक परिवार है, किसी को मकान कहाँ मिला, किसी को कहाँ मिला, मान लीजिए एक परिवार के लोगों को भी मिल गया, लेकिन पहाड़ों में मतलब जो होता है एक समुदाय पूरा होता है, तो पूरा सब कुछ बिखर जाएगा। भाई यहाँ रह गया, मान लीजिए उनके ताऊ वहाँ चले गए, ये क्योंकि जमीन सीमित है, तो उस तरह से एक रिश्तों का बिखराव है। एक तरह से दूसरी चीज़ वहाँ पर जो जमीन का है कि किसी की अब मान लीजिए खेती लायक जमीन जोशीमठ में बची हुई है, किस तरह से वो मैनेज करेगा? तो वो वाले सवाल बहुत बड़े हैं वहाँ पर। तो ये जो सवाल है, आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि जोशीमठ में एक गोडाउन बनाया गया था जोशीमठ के पास में ही, जहां अनाज का संग्रहण हो रहा था और वहां से डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा था, चूंकि अभी बड़े लेवल पे जरूरत है। अब इस गोडाउन में दरारें आने लगी हैं। बिल्कुल,
जो अब FCI जो नया गोडाउन बनाया जा रहा है वो तपोवन या 15 से 20 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है। बिल्कुल अब अलग चैलेंजेस हैं, ट्रांसपोर्ट के चैलेंजेस। वही वो तो ये सब चीज़ें हैं और ये ऐसी चुनौतियां हैं जिसका लोग वहाँ रोज सामना कर रहे हैं। इसलिए मुआवजा है उसको भी लोग कम बता रहे हैं उस हिसाब से कि आपने इसमें भी मतलब खुले दिल से सरकार ने बट उसमें भी लगे इफ एंड बट है। मतलब जो मेरी बात हो रही थी वहाँ लोगों से जो वहाँ इसके लिए लगभग लगातार तहसील में बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं लोग, तो कुछ खुश हैं, कुछ लोग उसको लेके, कुछ लोगों में कि नहीं सरकार ने इसको खुले दिल से नहीं दिया, बहुत कंजूसी, बहुत हिसाब किताब लगाया है, हम इतने दर्द में हैं। तो ये भी है। तो मोटे तौर पे यही है कि मुआवजा भी ठीक है, मकान आपने किसी दूसरी जगह पे दे दिया वो भी ठीक है, लेकिन समस्या यही है कि जीवन नए सिरे से और किस तरह से शुरू होगा, क्योंकि और बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से चैलेंजेस हैं उस चीज़ को लेकर के। बिल्कुल चैलेंज है, डर, संशय है। संशय का क्या समाधान सरकार करेगी, ये ही सरकार के चरित्र की पहचान होगी। जोशीमठ पे और भी जो अपडेट होंगे वो हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।